उसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स हम ना 4 लेवल्स पे पढ़ेंगे। फर्स्ट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। ठीक है, फर्स्ट आता है हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड्स का जो कि लिंक होता है 1 और 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक है, इसका ये स्ट्रक्चर होता है सिंपल। ठीक है, अगर अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस में कोई भी चेंज आता है तो दैट चेंजेस द होल प्रोटीन। ठीक है, पूरा हमारा न्यू प्रोटीन बन जाता है अगर कोई भी चेंज आता है। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर और 2 डिग्री, राइट। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में वो मैनर देता है जिसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती है वो लिंक्ड होती है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं? CO एंड NH ग्रुप। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं? फोल्ड करते हैं जो हमारी बैकबोन होती है पॉलीपेप्टाइड चेन्स की टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द एक तो CO ग्रुप एक अमीनो एसिड्स का विद द NH ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड्स, राइट। इसके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो 2 स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। एक है हमारा अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और दूसरा है हमारा बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। ठीक है, अल्फा हेलिक्स क्या करता है? अल्फा हेलिक्स हमारे पास पूरे जो स्ट्रक्चर होता है हमारा उसको और स्ट्रेच करता है मैक्सिमम एक्सटेंशन तक, राइट। ये है हमारा अल्फा हेलिक्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है CO और NH के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट आता है बीटा प्लीटेड शीट। बीटा प्लीटेड शीट क्या करता है? फर्दर फोल्डिंग करता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, इसके अंदर जो ये ना 2 मॉलिक्यूल शेप्स बना लेता है। एक तो हमारा फाइब्रस जो हमने पहले पढ़ा था, फाइब्रस और ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ठीक है, ये दोनों हमारे बना देते हैं ग्लोब्यूलर और फाइब्रस। इसके अंदर अब हमारे जो इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे जो अफेक्ट करते हैं कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं? एक तो हमारा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। ठीक है, और बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर का ये है स्ट्रक्चर। सी यहाँ पर CO है एक ग्रुप, एक अमीनो एसिड्स का CO और NH कंबाइन है, राइट। ये फर्दर और फोल्डिंग कर देता है। नेक्स्ट ग्रुप का जो CO होगा दैट विल कंबाइन विद NH, फिर नेक्स्ट वाले में सेम ऐसे ही CO और NH। ठीक है, ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनता है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर का। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली यही होता है, मैक्सिमम एक्सटेंशन तक इसे ये फोल्ड कर देता है जब हम ऐसे फोल्ड कर देते हैं बैकबोन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड आते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? जो हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ा पहले, इसको ये फर्दर फोल्ड कर देता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर इज ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो फोर्सेस जो मेन होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, राइट। एक हमारे पास होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये चारों जो फोर्सेस हैं ये अफेक्ट करते हैं। ये दो स्ट्रक्चर्स में उसे कर देता है, एक तो फाइब्रस और दूसरा ग्लोब्यूलर। ठीक है, ये दोनों हमने प्रोटीन्स पढ़े थे ना,
इस पे डिवाइड हो जाता है और फिर ये 4 ये बना लेता है। ये अफेक्ट करता है इन सब, ये सब बॉन्ड्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। हमारे पास फोर्थ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, ठीक है। हमारे पास कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर ना बहुत सारे सब यूनिट्स होते हैं अमीनो एसिड्स के, ठीक है। तो अब जो सब यूनिट्स, जो स्पेशियल अरेंजमेंट्स होते हैं सब यूनिट्स का, उसे हम बोलते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। सी जैसे ये है, ठीक है। इसके अंदर भी अंदर ही अंदर फोल्डिंग होती रहती है और इसके अंदर स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बाद हमारे पास एक टर्म आती है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स क्या होता है? वो प्रोसेस होता है जो कि क्या करता है, फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है प्रोटीन की वो चेंज कर देता है विदाउट अफेक्टिंग द केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। ये इसमें क्या होता है कि जो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर होते हैं वो तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे ही रहता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल है इसका कोएगुलेशन ऑफ मिल्क, राइट, कोएगुलेशन ऑफ एग एंड कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। उसके बाद जो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स होता है वो किसकी वजह से होता है? बेसिकली चेंज इन पीएच, राइट, चेंज इन टेम्परेचर, इनकी वजह से होता है, ठीक है। जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, कोएगुलेशन ऑफ मिल्क, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डीनेचुरेशन हो गया, उसके बाद आता है हमारे पास टर्म म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या होता है? बेसिकली चेंज होता है इन स्पेसिफिक रोटेशन इसमें क्या होता है, रोटेशन में चेंज होता है किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की, ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विद टाइम to an equilibrium राइट। इसमें ये क्या कहता है कि हमारे पास, मान लीजिए यहाँ पर है हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। इससे क्या बनता है? डी फ्रक्टोज एंड डी मेनोज। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ना डी फ्रक्टोज, इट्स सॉरी, ओपन चेन फॉर्म बनती है और इसके साथ यहाँ बनता है बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। इन तीनों के अंदर हमारी sp रोटेशन होती है। इक्विलिब्रियम पे जो इनकी वैल्यू होती है वो होती है इसकी +111 डिग्री, +52.5 डिग्री एंड +19.2 डिग्री, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, चेंज होता है कि कोई भी हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे ये ओपन चेन फॉर्म बनाते हैं और साथ में बीटा डी ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक रीअरेंजमेंट है। इस रीअरेंजमेंट में क्या होता है, जब हम अल्फा डी ग्लूकोज को सोडियम हाइड्रो के साथ रिएक्ट करते हैं तो इक्विलिब्रियम पे वो क्या करते हैं, ग्लूकोज बना देता है, फ्रक्टोज बना देता है और मेनोज बना देता है। देखो ये है हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज, इससे ये बना देगा डी फ्रक्टोज, इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करेंगे और यहाँ पे बना देगा डी मेनोज, ठीक है। मतलब इसके अंदर हमारे पास रिवर्सिबल आइसोमराइजेशन हो जाती है और ये 3 कंपाउंड्स बना देता है, अल्फा डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज और डी मेनोज, ठीक है।